नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से आप कह सकते हैं भारतीय राजनीति के गलियारों तक ले जाती है। हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की और ख़ास तौर पर उनके जीवन के उन शुरुआती मोड़ों और तजुर्बों की जिन्होंने उन्हें संसद तक पहुंचाया। हमारे सामने योगी आदित्यनाथ जीवन से नेतृत्व तक का सफ़र नाम की एक जीवनी के कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं। हमारा आज का इरादा है कि इन अंशों के जरिए उनके बचपन, उनकी शिक्षा, धार्मिक जीवन की ओर उनका झुकाव और फिर राजनीति में उनके पहले कदम मतलब सांसद बनने तक की कहानी को परत दर परत खोलें और समझें। तो सवाल यह है कि भाई विज्ञान की पढ़ाई करने वाला एक नौजवान जिसने फिर साधु का जीवन चुना, आखिर राष्ट्रीय राजनीति के मंच तक कैसे पहुंचा? क्या मोड़ थे, क्या पड़ाव थे? चलिए इस सफर को जरा करीब से देखते हैं। इस वृत्तांत की मतलब इस कहानी की शुरुआत उनके जन्म से होती है। तारीख 5 जून 1972। जगह उत्तर प्रदेश का पौड़ी गढ़वाल जिला, यमकेश्वर तहसील का पिपराई गांव, पंचूर के पास। पिता विष्णुनाथ गिरी और माता लक्ष्मी देवी का जिक्र है इसमें। और ये भी कि परिवार की पृष्ठभूमि धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ी हुई थी। उनके भाई बहनों का भी उल्लेख मिलता है जो उनके शुरुआती जीवन का हिस्सा थे। यहां तक तो हाँ, एक सामान्य पहाड़ी परिवार की तस्वीर सी उभरती है। फिर बात आती है शिक्षा की। गांव के स्कूल से शुरुआती पढ़ाई हुई और फिर हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में विज्ञान स्नातक यानी बीएससी किया। लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प मोड़ आता है। ये जीवनी के अंश बताते हैं कि विज्ञान की औपचारिक पढ़ाई के साथ साथ बहुत कम उम्र से ही धार्मिक अध्ययन और साधना में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। गणित जैसा विषय और अध्यात्म मतलब ये दोनों धाराएं साथ साथ बह रही थी। अब सवाल ये उठता है कि ये स्रोत इन दोनों अलग अलग दिखने वाली धाराओं के बारे में क्या कहता है? क्या वो कोई संकेत देता है कि उस युवा मन में इनका तालमेल कैसा रहा होगा, या कोई एक धारा दूसरी पर हावी थी? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवलोकन है। जो जानकारी हमारे सामने है वो एकदम साफ तौर पर अकादमिक शिक्षा, गणित में बीएससी और आध्यात्मिक झुकाव, धार्मिक अध्ययन और साधना में गहरी रुचि के समानांतर चलने को दर्शाती है। विश्वविद्यालय से विज्ञान की डिग्री हासिल करना एक तयशुदा मतलब एक औपचारिक शैक्षिक रास्ते को दिखाता है। लेकिन उसी दौरान धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, साधना में लीन होना, ये एक अलग, शायद ज्यादा निजी और गहरे रास्ते की तरफ इशारा करता है। स्रोत इन दोनों को अलग अलग खांचों में नहीं रखता, बल्कि एक ही व्यक्ति के विकास के दो पहलुओं के रूप में प्रस्तुत करता है। ऐसा लगता है कि लेखक यह बताना चाह रहे हैं कि उनके लिए ये कोई विरोधाभास नहीं था, बल्कि उनके व्यक्तित्व का एक स्वाभाविक हिस्सा था, जहां तार्किकता और आध्यात्मिकता साथ साथ क्या कहते हैं विकसित हो रही थी। हाँ, और स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ एक किताबी रुचि नहीं थी। एक बड़ा और निर्णायक मोड़ तब आया जब उन्होंने अपनी युवावस्था में लगभग 22 साल की उम्र में 1994 में सांसारिक जीवन को पीछे छोड़कर गोरखपुर मठ में प्रवेश किया। वहां उन्होंने महंत अवैद्यनाथ जी को अपना गुरु माना और उनसे दीक्षा ली। स्रोत बताता है कि ये एक पूर्ण समर्पण था, एक ऐसा कदम जिसने उनके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल दी। ये महज आध्यात्मिक शिक्षा लेना नहीं था, बल्कि संन्यास मार्ग को अपनाना था। एकदम पक्का इरादा। और फिर यहाँ घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलता है, जो काफी चौंकाने वाला लगता है। जीवनी के अंश बताते हैं कि दीक्षा लेने के महज 4 साल बाद 1998 में वे गोरखपुर मठ के प्रमुख महंत बन गए। उस समय उनकी उम्र महज 26 साल थी। इतने ऐतिहासिक और प्रभावशाली मठ का नेतृत्व इतनी कम उम्र में संभालना, ये अपने आप में एक असाधारण बात है। बिल्कुल। और हमें ये समझना होगा कि गोरखपुर मठ क्या है, जैसा कि स्रोत संकेत देता है। ये सिर्फ एक पूजा स्थल या आश्रम नहीं है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में सदियों से एक बहुत बड़ा सामाजिक, सांस्कृतिक और हाँ, परोक्ष रूप से राजनीतिक शक्ति का केंद्र भी रहा है। प्रमुख महंत बनना सिर्फ एक धार्मिक पदवी नहीं थी, जैसा ये वृत्तांत इशारा करता है, ये उन्हें इस बेहद प्रभावशाली संस्था का मुखिया बनाता था, जिसका अपना एक रसूख, अनुयायियों का बड़ा आधार और सामाजिक सरोकारों में गहरी पैठ थी। महज 22 साल की उम्र में संन्यास लेना और 26 साल में इस पद तक पहुंचना, ये उनकी व्यक्तिगत निष्ठा, उनके गुरु महंत अवैद्यनाथ के भरोसे और शायद मठ के भीतर उनकी नेतृत्व क्षमता की बहुत शुरुआती और मजबूत पहचान को दिखाता है। स्रोत में जिस साधना का जिक्र है, वो महज पूजा पाठ नहीं,
बल्कि एक कठोर अनुशासन, वैराग्य और गहन आध्यात्मिक अभ्यास की ओर संकेत करता है, जिसने शायद उन्हें इस भूमिका के लिए तैयार किया। लेखक इसे एक स्वाभाविक उत्तराधिकार के रूप में प्रस्तुत करते नजर आते हैं, एक तरह से। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि महंत का पद केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और संस्थागत नेतृत्व का भी था। और इसी पृष्ठभूमि में 1998 का साल और भी ज्यादा नाटकीय हो जाता है। स्रोत एक और बेहद अहम जानकारी देता है। जिस साल वे गोरक्ष पीठाधीश्वर यानी प्रमुख महंत बने, ठीक उसी साल 1998 में ही उन्होंने सक्रिय राजनीति में भी कदम रखा और पहली बार गोरखपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर सांसद चुने गए। एक ही साल में 2 शिखर, मठ का सर्वोच्च पद और देश की संसद में प्रवेश। ये कैसे संभव हुआ? क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताता है कि ये अचानक हुआ या इसकी कोई तैयारी थी? हाँ, ये वास्तव में उनके जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ है, जैसा इस जीवनी में दर्शाया गया है। 1998 में गोरक्ष पीठाधीश्वर बनना और उसी वर्ष अपने गुरु महंत अवध्यनाथ की राजनीतिक विरासत संभालते हुए लोकसभा चुनाव जीतना, ये 2 घटनाएं लगभग एक साथ हुईं। स्रोत इसे महज संयोग नहीं मानता। ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक इसे एक सोची समझी प्रक्रिया या कम से कम एक स्वाभाविक प्रगति के तौर पर देखते हैं, जहां मठ के प्रमुख की भूमिका को राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जोड़ा गया है। महंत अवध्यनाथ पहले से ही सांसद थे और उनका स्वास्थ्य उन्हें सक्रिय राजनीति की अनुमति नहीं दे रहा था। तो स्रोत के अनुसार योगी आदित्यनाथ का चुनाव लड़ना एक तरह से गुरु की राजनीतिक जिम्मेदारी को आगे बढ़ाना था। संसद में, जैसा कि बताया गया है, उन्होंने शुरुआत से ही धर्म, संस्कृति, राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थानीय सामाजिक मुद्दों को उठाया। तो यहाँ हम देखते हैं कि स्रोत किस तरह उनकी राजनीतिक भूमिका को मठ के मूल्यों और सरोकारों, जैसा मठ उन्हें परिभाषित करता है, को राष्ट्रीय मंच पर ले जाने के एक विस्तार के रूप में चित्रित कर रहा है। उनकी धार्मिक पहचान और मठ प्रमुख की जिम्मेदारियां उनके राजनीतिक कार्यकलापों से शुरू से ही जुड़ी हुई थीं। ये धार्मिक और राजनीतिक सत्ता का एक सीधा संगम था, जो 1998 में स्थापित हुआ। एक युवा महंत जो पहली बार सांसद बने हैं, उनकी शुरुआती राजनीतिक गतिविधियां कैसी थीं? स्रोत उनके शुरुआती राजनीतिक कार्यों का जिक्र करते हुए खास तौर पर समाज सेवा पर जोर देता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक गतिविधियों में उनके योगदान की बात कही गई है। ये किस तरह की गतिविधियां थीं? क्या स्रोत इसका कोई अंदाजा देता है? क्या ये उनके महंत होने की भूमिका से जुड़ी हुई थी? जी, स्रोत इस जुड़ाव को काफी स्पष्ट रूप से दिखाता है। उनकी शुरुआती राजनीतिक सक्रियता को केवल संसदीय बहसों या भाषणों तक सीमित नहीं दिखाया गया है, बल्कि जोर इस बात पर है कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में, खासकर गोरखपुर और आसपास के इलाकों में, जमीनी स्तर पर काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे स्कूलों या कॉलेजों की मदद करना, स्वास्थ्य शिविर लगवाना या बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आवाज उठाना, और सांस्कृतिक कार्यक्रम, खासकर जो मठ की परंपरा से जुड़े थे, उनको बढ़ावा देना, ये सब उनकी कार्यशैली का हिस्सा बताया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्रोत के अनुसार ये गतिविधियां अक्सर मठ के संसाधनों और नेटवर्क के जरिए भी संचालित होती थीं। तो सांसद के तौर पर उनका काम और महंत के तौर पर उनकी सामाजिक भूमिका, ये दोनों एक दूसरे को सहारा देती हुई नजर आती हैं। वो सांसद थे, लेकिन उनकी कार्यशैली पर महंत की छाप स्पष्ट थी, ऐसा ये जीवनी बताती है। और उनकी छवि के बारे में क्या कहा गया है? क्योंकि राजनीति में छवि बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। स्रोत उनकी शुरुआती छवि के 2 मुख्य पहलू बताता है। पहला, उनकी सादगी, उनका पहनावा, रहन सहन जो एक सन्यासी का होता है। दूसरा, उनकी धर्मनिष्ठा और हिंदुत्व के प्रति उनका मुखर रवैया।
जीवनी के अंश बताते हैं कि इन्हीं गुणों, सादगी, धार्मिकता और हिंदुत्ववादी विचारधारा के कारण वे अपने समर्थकों, खासकर युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हुए। उनकी भाषण शैली को भी उग्र और सीधा बताया गया है, जो उनके समर्थकों को आकर्षित करती थी। तो स्रोत उनकी लोकप्रियता को सीधे तौर पर उनके धार्मिक व्यक्तित्व, उनकी स्पष्ट विचारधारा और उनके द्वारा किए जा रहे सामुदायिक कार्यों से जोड़ता है। ये पैकेज एक युवा, ऊर्जावान महंत जो सांसद भी है और जमीन पर काम भी कर रहा है, उनकी शुरुआती राजनीतिक पहचान का आधार बना, ऐसा इस वृत्तांत से प्रतीत होता है। तो मतलब ये कि स्रोत के नजरिए से उनका राजनीतिक उदय उनकी धार्मिक पहचान से अविभाज्य था। वो सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वो महंत राजनेता थे, और यही उनकी खासियत और ताकत थी शुरू में, कम से कम। हाँ, कम से कम शुरुआती दौर के लिए स्रोत यही तस्वीर पेश करता है। सामाजिक कार्य, धार्मिक पहचान और राजनीतिक गतिविधि का ये एकीकरण, यही उनके शुरुआती सफर का मूल तत्व है। उनकी सादगी और धर्मनिष्ठा जैसे व्यक्तिगत गुण स्रोत के अनुसार महज निजी विशेषताएं नहीं थीं, बल्कि उनकी राजनीतिक पूंजी थीं, जिन्होंने उन्हें जनता से जोड़ा और उनका एक मजबूत जनाधार तैयार किया। उनकी राजनीतिक अपील का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर उनकी धार्मिक छवि और गोरखपुर मठ के प्रमुख के तौर पर उनकी भूमिका से जुड़ा हुआ था। और ये सफर 1998 में रुका नहीं। हालांकि आज हमारी चर्चा मुख्य रूप से उनके सांसद बनने तक ही सीमित है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि स्रोत उनके आगे के राजनीतिक जीवन का भी संक्षिप्त उल्लेख करता है। हाँ, जीवनी के ये अंश संक्षेप में बताते हैं कि 1998 में शुरू हुआ ये सफर लगातार आगे बढ़ता रहा। वो गोरखपुर से कई बार सांसद चुने गए और आखिरकार यही रास्ता उन्हें 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद तक ले गया। स्रोत में इस भावी भूमिका का जिक्र करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उनके 1998 में पहली बार सांसद बनने की घटना को महज एक चुनावी जीत के बजाय एक लंबी और प्रभावशाली राजनीतिक यात्रा के शुरुआती लेकिन बेहद अहम पड़ाव के रूप में स्थापित करता है। ये दिखाता है कि लेखक के अनुसार सांसद के रूप में उनका कार्यकाल उनके राजनीतिक जीवन का केवल एक अध्याय नहीं था, बल्कि इसने भविष्य की बड़ी भूमिकाओं के लिए नींव रखी। ये संदर्भ उनके शुरुआती सांसद कार्यकाल के महत्व को और भी रेखांकित करता है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, हमने इस जीवनी के उपलब्ध अंशों के आधार पर योगी आदित्यनाथ के सांसद बनने तक के सफर के कुछ खास पहलुओं को देखा। उनका बचपन और शिक्षा, जहां विज्ञान और अध्यात्म साथ चले, फिर युवावस्था में संन्यास और गोरखपुर मठ में प्रवेश, और केवल 4 सालों में प्रमुख महंत का पद संभालना, और सबसे अहम 1998 में एक ही साथ महंत और सांसद की दोहरी भूमिका में आना। हमने ये भी समझने की कोशिश की कि ये स्रोत किस तरह उनकी शुरुआती राजनीतिक गतिविधियों, उनकी छवि जिसमें सादगी, धर्मनिष्ठा और मुखरता शामिल है, और उनकी बढ़ती लोकप्रियता को उनके महंत होने की भूमिका और उनके सामाजिक कार्यों से जोड़कर प्रस्तुत करता है। बिल्कुल, ये स्रोत एक ऐसी कहानी सामने रखता है जहां धार्मिक सत्ता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व शुरू से ही, यानी 1998 से ही, एक दूसरे में गुथे हुए नजर आते हैं। एक ही व्यक्ति का एक प्रमुख और ऐतिहासिक मठ का आध्यात्मिक प्रमुख होना और उसी समय देश की संसद में जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होना, ये एक अनूठा और शक्तिशाली संयोजन था। यहाँ जो बात सोचने वाली है और जिसे स्रोत शायद पाठक पर छोड़ देता है, वो ये है कि महंत और पहली बार के सांसद के रूप में स्थापित ये दोहरी भूमिकाएं, धार्मिक अधिकार और राजनीतिक शक्ति का ये संगम, उनके बाद के राजनीतिक सफर, उनके फैसलों, उनकी कार्यशैली और उनकी विचारधारा को किस तरह प्रभावित या आकार देती रही होंगी। ये सवाल इस शुरुआती दौर को समझने के बाद और भी प्रासंगिक हो जाता है। निश्चित रूप से ये एक विचारणीय प्रश्न है। उम्मीद है कि आज की इस बातचीत से योगी आदित्यनाथ की जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव को, यानी उनके सांसद बनने तक के सफर को, उपलब्ध स्रोत सामग्री के नजरिए से समझने में श्रोताओं को मदद मिली होगी। धन्यवाद।